नमस्कार दोस्तों, मैं पन्नाराम चौधरी, लैब असिस्टेंट चयनित और फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी से चयनित आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी पॉइंट बाड़मेर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूं फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट जो पेपर है उसके बारे में रणनीति और उसकी परिचर्चा करने के लिए। काफ़ी लंबे समय से मेरे दोस्तों के कॉल आ रहे थे और मैसेज आ रहे थे कि फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर जो है उसकी रणनीति कैसी रहनी चाहिए। तो आपके सामने मैंने इसको डिवाइडेशन किया है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट किस पार्ट में रखा गया है। सबसे पहले राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला और संस्कृति, भारत का इतिहास, करंट अफेयर और स्कूल मैनेजमेंट को एक तरफ रखा है। फिर छोटे छोटे जो सब्जेक्ट है 7-8 सब्जेक्ट उनको एक तरफ रखा है। इनको अलग रखने का एक कारण है। कारण यह है कि जो विद्यार्थी इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सांख्यिकी या रीजनिंग इनसे जो भयभीत होते हैं उनके लिए अलग कंटेंट बताऊंगा और बाकी वाले जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अलग बताऊंगा। सबसे पहले आप देखिए राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति, इस पर आप नजर दौड़ाइएगा। ये आपके लगभग आता है 10 से 11 सवाल, 10 से 11 क्वेश्चन आते हैं इसमें राजस्थान की कला और संस्कृति से। भारत का जो इतिहास है इसमें आते हैं आपके 4 से 5 सवाल, 4 से 5 सवाल। कहने का मतलब यह है कि यदि राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और भारत का इतिहास 15 सवाल इसमें आते हैं। ये अपनी जो स्कीम है एग्जाम की उसमें दे रखा है। 15 में से राजस्थान स्टेट का एग्जाम है तो उसमें जो हमेशा जो एग्जाम है उसमें देखा गया है कि 10 सवाल या 10 से 1-2 ऊपर नीचे सवाल है वो राजस्थान से आते हैं। और उसमें भी राजस्थान का जो इतिहास है उसका बहुत कम रोल है, राजस्थान की कला संस्कृति का मुख्य रोल है। दूसरा भारत का इतिहास है, उसके 4-5 सवाल आते हैं। उसके बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर, आर्ट, आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त और मुगल, ये भारत का इतिहास है। भारत के इतिहास में सिर्फ दे रखा है कि गुप्त और मुगल, सिर्फ 2 नाम दे रखे हैं, गुप्त और मुगल। गुप्त और मुगलों के बारे में भी आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है। आप अपने को सिर्फ आरपीसी की एक सबसे बड़ी खासियत यह है कि आरपीसी अपने टॉपिक से बाहर कभी सवाल नहीं देती। लेकिन अपन जब बुक्स पढ़ते हैं तो अपने दिमाग में ये रहता है कि क्या पता सवाल यहां से आ जाए, लेकिन वो जो दिमाग में भ्रम की स्थिति है वो हमें कहीं न कहीं 1-2 सवाल बाकी वालों से पीछे धकेल देती है, क्योंकि अपन टू द पॉइंट नहीं पढ़ते। आपको भी टू द पॉइंट टॉपिक जो है सिलेबस उसको सामने रखते हुए सिलेबस में जो दे रखा है उतना ही पढ़ना है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर है, साहित्य का विकास दे रखा है तो आपको साहित्य, आर्ट एंड कला और आर्किटेक्चर ड्यूरिंग गुप्त और मुगल काल की स्थापत्य कला, साहित्य और कला का जो है उसके बारे में सिर्फ पढ़ना है। आपको इनका इतिहास नहीं पढ़ना है, इनके बारे में कौन कौन से क्या काम की वो नहीं पढ़ने, आपको सिर्फ इनके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, प्रोमिनेंट लीडर, 1857 की जो क्रांति हुई है उसके प्रोमिनेंट लीडर ऑफ नेशनल मूवमेंट, 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य नेता कौन कौन से, जिनके नाम दे रखे हैं, जो नाम दे रखे हैं उन्हीं के बारे में पढ़ना है। जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद है। इनमें से आपको 1 या 2 सवाल तो मिल ही जाते हैं। तो 4-5 सवालों में से 1-2 सवाल तो वहां से कम हो जाएगा। 1 सवाल मुगल और 1 गुप्त से आएगा, उसको आप आपके तरीके से पढ़ना है। जिस विद्यार्थी के ये जो टॉपिक है रीजनिंग, गणित, सांख्यिकी, इंग्लिश, ये टॉपिक जिनके अच्छे हैं वो भारत के इतिहास को थोड़ा सा हल्का सा मिस कर सकता है। जो उनको लगता है कि ये टॉपिक क्लियर है उन टॉपिकों को थोड़ा ज्यादा ध्यान दें। बाकी जो 1 सवाल आता है और लंबा टॉपिक उसको आप मिस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप लीड ले लोगे। लेकिन जिन विद्यार्थियों की ये सब्जेक्ट कमजोर है उन विद्यार्थियों को भारत का इतिहास और राजस्थान के इतिहास को उसको कंप्लीट पढ़ना है और बहुत अच्छा पढ़ना है। फिर नेशनल मूवमेंट विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ महात्मा गांधी, जवाहरलाल, ये जो व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं इनका स्वतंत्र संग्राम क्या योगदान था, इनको आपको विस्तार से पूरा पढ़ना है। फिर हिस्ट्री ऑफ राजस्थान है, राजस्थान के इतिहास में 8वीं से 18वीं शताब्दी तक जो जो नाम दे रखे हैं सिर्फ उनको पढ़ना है। जैसे गुर्जर प्रतिहार, चौहान ऑफ अजमेर, अजमेर के केवल चौहानों को पढ़ना है, बाकी चौहान वंश का इतिहास नहीं पढ़ना। गुर्जर प्रतिहार पढ़ना है। रिलेशन विद दिल्ली सुल्तानत, मेवाड़, रणथंभौर एंड जालोर, मेवाड़ और रणथंभौर के दिल्ली सल्तनत के साथ क्या संबंध थे। 3 पेज का ये पूरा का पूरा इसका नोट्स आप पढ़ोगे तो नोट्स बनाओगे 3 पेज का बनेगा, ज्यादा है नहीं, बहुत शॉर्ट में है। फिर चंद्रसेन, राय सिंह, बीकानेर, 4 शासकों के नाम दे रखे हैं, उतने ही शासकों के नाम पढ़ने, बाकी पूरी हिस्ट्री आपको नहीं पढ़नी। अगला हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल राजस्थान में 1857 क्रांति, अवेगनी, पर्यावरण मंडल है, पीजेट एंड ट्राइबल मूवमेंट है।
इस टॉपिक से कम 3 सवाल आते हैं, इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर सोसाइटी एंड रिलीजन, इसमें लोक देवता, कला, संस्कृति वगैरह, जो टॉपिक, कहना का मतलब जो टॉपिक दे रखा है उसको अच्छे से पढ़ना है। और पढ़ना कहाँ से, मैं आपको बता दूं कि आपको कोई बड़ी गाइड लाने की जरूरत नहीं है फर्स्ट ग्रेड के लिए। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, यानी कि जिस भी सब्जेक्ट में जिस भी एग्जाम के अंदर 2 पेपर होते हैं, जिसमें एक नॉर्मल सामान्य पेपर और एक सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट हमेशा गहरा पूछा जाता है और जो फर्स्ट पेपर होता है वो हमेशा ऊपरी तौर पर पूछा जाता है। लेकिन हार्ड आपने इसलिए लगता है, इसमें सिलेबस में टॉपिक ज्यादा है, ज्यादा जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट ज्यादा, इसलिए हार्ड लगता है। तो आप पिछले एग्जामों के राजस्थान का इतिहास और भारत का इतिहास देखो, नॉर्मल सा ऊपरी तौर पर है। मेरा तो एक ही सलाह होगी कि 9th और 10th की जो बुक है, 9th और 10th की राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति, उससे बाहर कोई सवाल नहीं आता। सपोज दैट एक आध आ भी जाता है तो आपने फर्स्ट ग्रेड तक आए, तब तक फर्स्ट ग्रेड की तैयारी तक आए हो, तब तक कुछ तो पढ़ाइए, ठीक है। एक आध सरल सवाल बाहर से आ जाए हो जाएगा, वरना एक आध सवाल के लिए जब लक्ष्य पनोरमा में बड़ी गाइडें पढ़ोगे तो उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। दूसरी, भारत के इतिहास जो गुप्त और मुगल है, उसके लिए यदि 10th और 12th में आप चैप्टर देख लेना, कौन सी किताब में ये चैप्टर मिल रहा है कि गुप्त वाला जो है वो 12th क्लास की जो आरबीसी की वो बुक से हिस्ट्री, उसमें बहुत अच्छा दे रखा है। मुगलों वाला ये जो 10th क्लास की जो बुक है उसके अंदर बहुत अच्छा दे रखा है, तो वहां से आप पढ़ना, बाकी ज्यादा गाइड लाने की जरूरत नहीं। और यदि इससे भी आप संतुष्ट नहीं हो तो फिर मार्केट में खूब सारे टुकड़े आते हैं, जैसे नाथ पब्लिकेशन है, डीपी वगैरह ऐसे खूब आते हैं, उनमें से किसी एक को लाके आप पढ़ सकते हो। क्योंकि नाथ पब्लिकेशन को लेकर पवन भंवरिया जी है, उन्होंने ये राजस्थान की कला और संस्कृति किताब को छापा है और फिर वहां अपनी दूसरी गाइड निकाली हुई थी, ज्यादा फर्क उसमें कुछ है नहीं। फिर एक करंट अफेयर के लिए मैं ये सजेशन देना चाहूँ, करंट अफेयर इतना आसान टॉपिक है कि आप इसको बहुत कम टाइम के अंदर बहुत ज्यादा कुछ प्राप्त कर सकते हैं। 10 सवाल करंट अफेयर से आते हैं। 10 सवालों के अंदर आपको यदि मूमल जो वार्षिकांक आती है, उस मूमल को यदि लेके आ जाओ, पहले आपके नहीं भी पढ़े हुए तो भी चलेगा, लेकिन अभी एग्जाम नजदीक है नहीं, तो आप कोशिश ये करना कि डेली न्यूज़पेपर उसको पढ़ते रहें। बाकी 10 रुपए और क्रोनोलॉजी वगैरह लेके आते हो तो बहुत अच्छी बात है। लास्ट में एक साल जो वार्षिकांक आती है मूमल की, उसको लाके अच्छे से पढ़ना है। और उसमें पढ़ना क्या है, विशेष तौर पर आपको पढ़ना यह है कि जो टॉपिक आपके सिलेबस में दे रखा है, इन्होंने दे रखा है करंट अफेयर के अंदर सेंसस ऑफ इंडिया एंड राजस्थान 2011 की राजस्थान और भारत की जनगणना है। जब भूगोल आप पढ़ोगे, राजस्थान के भूगोल के अंदर जनसंख्या आ जाएगी, और राजस्थान के भूगोल का जो जनसंख्या है उसका एक सवाल भूगोल में आता है और एक सवाल आपको यहाँ करंट अफेयर में मिलेगा, तो ये डबल हो जाएगा। एक भारत की जनसंख्या का सवाल आता है तो वो करंट में है नहीं, वो तो 2011 की जनगणना के अनुसार है, वैसे ही आपको पढ़ना है, तो उसमें आपके क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें दे रखा है करंट प्रोग्राम डेवलपमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस राजस्थान, भारत सरकार की वो कौन कौन सी योजना है जो राजस्थान के स्पेशल क्षेत्र में चलाई गई है, यानी राजस्थान राज्य को उसका फायदा हो रहा है या यहाँ के लोगों को फायदा है, वो योजनाएं आपको पढ़नी है। बाकी सारी योजनाएं आपको नहीं पढ़नी है। फिर राजस्थान स्कीम ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस राजस्थान, भारत सरकार की, राज्य सरकार की महिलाओं से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं जो करंट में आती है, उन योजनाओं को पढ़ना है। और इसमें से आपको 1 या 2 सवाल मिलते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, सरकार ने राज्य में कौशलता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई उसके बारे में। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल इन इंडिया, भारत में जो परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन वो कौन कौन से, उनकी क्या संभावना, ये करंट जब आप पढ़ोगे उस समय आ जाएगा, वैसे ज्योग्राफी जब पढ़ोगे उस समय भी साथ में आ जाएगा। हेल्थ एंड हाइजीन स्कीम, कहने का मतलब ये है कि जो टॉपिक दे रखा है उससे बाहर नहीं जाना। जब इसको पढ़ोगे आधे तो टॉपिक ऐसे होंगे जो सब्जेक्ट में पहले से ही है, उन सब्जेक्टों में पहले से ही है, करंट में आपको बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है स्कूल मैनेजमेंट, आप सबको पता है कि 1 या 2 मार्क के अंदर एक राठ पब्लिकेशन की किताब आती है और एक आती है वो एसएस यादव, मैंने एसएस यादव की पढ़ी थी और इसमें 15 सवाल आए थे, 15 में से मेरे 13-14 सवाल सही हुए थे। और आपको स्कूल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, इस 3 सब्जेक्ट को आप कंप्लीट करते हो तो ये 15 सवाल हिस्ट्री के, 10 सवाल करंट के और 15 सवाल, ये 40 सवाल हो जाते हैं। अब 40 सवाल में आपको 30 और 40 के बीच का स्कोर लाना है, यानी कि आप 39 भी ला सकते हो और 31 भी ला सकते हो। 30 से प्लस इसमें आपको मार्किंग करनी है। ये आपकी कोई भी विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है, नॉर्मल तैयारी कर रहा है ढंग की, तो 30 प्लस का स्कोर इन सब्जेक्टों में हो जाएगा, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ है नहीं। लेकिन वहां बचना यह है कि माइनस मार्किंग वाले सवाल उनसे बचोगे तभी 30 प्लस होगा, वरना नहीं होगा। फिर आती है ये टॉपिक आपको बहुत हार्ड लग रहा है, लेकिन ये हार्ड है नहीं। रीजनिंग, आप नॉर्मल से रीजनिंग पढ़ते हुए आए हो पीछे से, और ज्यादा सवाल जैसे ब्लड रिलेशन का सवाल आएगा उसमें क्या पढ़ोगे, या कोई श्रृंखला आ गई उस श्रृंखला में क्या पढ़ोगे, वो पहले से पढ़ रहे हैं, उस समय दिमाग काम कर गया तो ठीक है, नहीं दिमाग वो थोड़ी हार्ड आ गई तो दिमाग में नहीं आया उस समय, तो चाहे कितना भी बड़ा विद्वान बैठा हो तो दिमाग में नहीं होगा। तो ये इसमें आते हैं 4 सवाल, 4 गणित के और 4 सांख्यिकी के। अब ये 12 नंबर दे रखे हैं। अब कोई सोच रहा है कि गणित की ज्यादा आते, गणित के सवाल कभी ज्यादा नहीं आते, 4-7 सवाल आते हैं तीनों के। तो रीजनिंग के 4 में से मैं ये मानूंगा आप 2 सवाल तो कर ही दोगे,
कितने? 2 सवाल तो नॉर्मली आप नहीं पढ़ के जाओगे रीजनिंग में तो भी हो जाएगा। बात है गणित की, गणित के आप बिना पढ़े एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। अब इसमें करना है तो कैसे, रीजनिंग गणित के जो एग्जाम का शेड्यूल है उसमें भी ये अलग एक दे रखा है, दे तो नहीं रखा है लेकिन जो पीछे के पेपर है उनमें ये मेंशन हो रखा है कि इसमें 2 भागों में डिवाइड हो गया। ये 2 सवाल तो आते हैं सांख्यिकी पद्धति वगैरह, मतलब जो संख्या पद्धति से रिलेटेड जो भी है सरलीकरण वगैरह उनसे। 2 सवाल आते हैं क्षेत्र मिति और आयतन से। तो क्षेत्र मिति और आयतन के सवाल बहुत इजी आते हैं और इन सवालों को आप सिर्फ सूत्र रटकर इनको पास कर सकते हैं। यदि गणित का कोई विद्यार्थी नहीं है या जो साइंस का विद्यार्थी नहीं है, वो साइंस वाले के तो इसमें दिक्कत है नहीं, जो आर्ट्स का विद्यार्थी है और गणित से जिसको फोबिया हो रखा है वो कर सकता है कि इसमें क्षेत्रफल और आयतन का जो टॉपिक है उसके सूत्र है 7, 8, 10, 12 सूत्र, उन सूत्रों को रट के अच्छे से तैयार कर लें, एक पेज के अंदर बना लें। और पेज के मैंने तो वैसे ही किया था क्योंकि मैथमेटिक्स मेरे को ज्यादा टाइम नहीं मिला था, मैंने मई से तैयारी शुरू की थी, अक्टूबर में एग्जाम हो गया था, ज्यादा टाइम नहीं मिला, मैंने यही किया था। मैथमेटिक्स में आपके मैं मान रहा हूँ 2 सवाल क्षेत्रफल और आयतन जाएगा, वो दोनों सही हो जाएंगे। फिर सांख्यिकी, जो ज्योग्राफी का विद्यार्थी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करे उसके सांख्यिकी में 4 में से 4 सही हो जाएंगे, क्योंकि जब वो ज्योग्राफी की सिलेबस की तैयारी तो सब्जेक्ट की तैयारी करता है तो उसके साथ में सांख्यिकी दे रखा है तो वहां तैयार हो जाएगा। बाकी वाले यदि सांख्यिकी की स्टूडेंट जो बाकी सब्जेक्टों के स्टूडेंट है सांख्यिकी नहीं है उनके लिए इसमें थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कत से बचने के लिए ऐसा है कि आपके 11th और 12th की जो ज्योग्राफी है, 11th 12th की ज्योग्राफी की प्रैक्टिकल बुक है, उस प्रैक्टिकल बुक के अंदर पहला टॉपिक है आंकड़ों का संग्रहण, कलेक्शन ऑफ डाटा। वहां पर आप जाइए, वहां से आपको 2 सवाल मिल जाएंगे, तो 2 सवाल आप इसमें से कर लोगे। या फिर इसके लिए आप किसी दोस्त से हेल्प ले सकते हो, मेरे को आप कांटेक्ट कर देना, मैं आपको नोट्स इसके अवेलेबल करवा दूंगा और बहुत शॉर्ट से आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से क्या पढ़ना है। 2 सवाल आप यहां से क्लियर कर लोगे, ज्यादा आपको इनकी गहराई में जाना नहीं है। 2 से अधिक सवाल सही करना बहुत मुश्किल है, यदि नहीं भी होता है तो फिर आप पर मार पड़ती है डबल, क्योंकि ट्राई भी आप मेहनत भी ज्यादा करते हैं और सवाल भी सही नहीं होता है। तो 2 नंबर यहां से आपने गेन कर दिए। फिर आया हिंदी, हिंदी सबके लिए सरल है, बहुत इजी है। अब हिंदी और इंग्लिश दोनों है, दोनों के 4 सवाल आते हैं, 4 और 4, 8 नंबर की है ये दोनों। तो हिंदी में 4 में से मैं मानता हूं कि जो संधि वगैरह नॉर्मल सा कोई विद्यार्थी पढ़ा हुआ है पहले से तो वो कर सकता है। 4 में से 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 2 भी हो सकते हैं। मैं फिर भी यहाँ पर हिंदी में भी 2 सवाल लेके मान रहा हूं, ठीक है। अब यदि कोई विद्यार्थी अब तैयारी करना चाहता है कि मैं हिंदी और इंग्लिश करूं, तो दोस्तों मैं सही बात ही बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश का पूरी ग्रामर उसमें दे रखी है। आप एकदम या 1-2 महीने, 4, 5, 6 महीने में इसको तैयार नहीं कर सकते। इसके लिए आपको समय चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को यदि MA तक आप पढ़ते आए तब तक तैयार नहीं हो, जब 4 महीनों में हिंदी और इंग्लिश तैयार नहीं हो सकती। लेकिन हिंदी यदि तैयार करना भी चाहो तो 9th to 12th तक जो हिंदी ग्रामर की बुक आती है उससे बाहर आप मत जाना। ये राघव प्रकाश वगैरह, मैया वगैरह ऐसी किताबें मत खरीदना, फर्स्ट ग्रेड के लिए उसमें आपको लॉस होगा। बहुत अच्छी किताब है वो, लेकिन फर्स्ट ग्रेड के लिए वो काम की नहीं है ज्यादा, क्योंकि अपने को डीपली जाना नहीं है। और हिंदी के अंदर 9th to 12th की जो बुक है उसको पढ़ना है सिर्फ, और उसको पढ़ने के बाद में आपको ये देख लेना है कि कहां पर अपने को मतलब कौन सा टॉपिक आ नहीं रहा है, वहां पर आपको फोकस करना है। तो 2 नंबर मैं फिर भी मान लेता हूं, हिंदी में कितना भी कमजोर विद्यार्थी 2 सवाल लेके आ जाएगा। फिर इंग्लिश के कई विद्यार्थी धुरंधर है जिनको इंग्लिश आती है, लेकिन कई विद्यार्थी है जो इंग्लिश के बिल्कुल टच भी नहीं करना चाहता। तो जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, इंटरेस्ट है, वो शायद 1 आध सवाल कर ले, लेकिन जिनको नहीं आता है वो इन पर बिल्कुल भी क्रॉस लगा दे, इस बुक्स को हाथ भी न लगाएं, क्योंकि पूरी ग्रामर है, 25 साल में नहीं याद कर सकते तो अब याद करना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपकी लीड वहां से कहां, साइंस में आ जाएगी। साइंस के अंदर 9th और 10th के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। जब आप यूट्यूब खोलोगे तो विज्ञान की जो परमाणु और अणु की संरचना है, परमाणु और अणु के बारे में दे रखा बुक्स में, अणु और परमाणु के बारे में, लेकिन आपको विज्ञान में यूट्यूब पर या जो भी कोचिंग है वहां मैंने देखा है पढ़ाएंगे सभी परमाणु और अणु की संरचना। आपको उसके बारे में, परमाणु संरचना तो है ही, सॉरी मॉडल, आपको मॉडल के बारे में नहीं पढ़ना है। वो थॉमसन का मॉडल, निल्स बोहर का, रदरफोर्ड का मॉडल लेके आ जाएंगे जो 9th क्लास में है, लेकिन आपको मॉडल नहीं पढ़ना। आपको सिर्फ परमाणु और अणु की संरचना पढ़नी है। परमाणु होता क्या है, अणु क्या होता है, उसके नाभिक में कौन से कण है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, प्रोटॉन कहाँ है, उसका क्या महत्व है। सिर्फ यदि साइंस के बारे में भी आपको ज्यादा जानकारी नहीं है तो मेरे से आप कांटेक्ट कर लेना, मैं आपको इससे संबंधित चीजें अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें आप 4 में से 4 नंबर लेके आओगे, ये मेरी गारंटी। कैसे लेके आओगे, 9th और 10th की किताब का जो प्रथम और सेकंड चैप्टर उसको लाइन टू लाइन रट लेना और कुछ नहीं करना। बाकी 3 पार्ट है पर्यावरण के, जो लास्ट में दे रखा है, पर्यावरण का प्रबंधन वगैरह, जैविक संसाधन वगैरह, वो उसमें आप कुछ है नहीं। इसमें 4 सवालों में भी 2 सवाल तो आते हैं पर्यावरण के, 2 तो पीछे और जो 9th और 10th के लास्ट में पार्ट दे रहे पर्यावरण को उनमें से आएगा, और 2 सवाल आएगा इनमें से, जिसमें एक अणु परमाणु की संरचना से संबंधित होगा और एक होगा यौगिक से संबंधित या कोई रासायनिक अभिक्रिया, द्विविस्थापन है, विस्थापन है, उस प्रकार की ऊष्माक्षेपीय, ऊष्माशोषी, वैसी प्रक्रियाओं से संबंधित होगा।
तो इसमें भी ज्यादा दिक्कत लेने की बात नहीं है, लेकिन 4 से 4 सवाल इसमें से मैं पक्का कह रहा हूँ आपके सही हो जाएंगे। जिसके सही नहीं हो वो मेरे से कांटेक्ट कर लेना। फिर है राजस्थान के भूगोल। जो भूगोल का विद्यार्थी उसको तो राजस्थान के भूगोल में कोई तकलीफ है नहीं, लेकिन जो विद्यार्थी भूगोल का नहीं है उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी, इसमें 5 सवाल आते हैं। 5 सवाल में से 3 सवाल तो आप वैसे ही पढ़ते हुए आए हो, उसमें से आप कर लोगे। 3 सवाल में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि बहुत ऊपरी लेवल पूछा जाता है। लेकिन उससे राजस्थान के भूगोल से संबंध में भी कंटेंट आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, अपने मोबाइल नंबर साथ में या मेरे को मैसेज कर देना। पर्सनली मेरे मोबाइल नंबर दे रखे हैं, मोबाइल नंबर पर मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा सारा क्या है इसमें, क्या पढ़ना है आपको। और मैं शॉर्ट नोट्स वैसे ही बना रहा हूँ, आपको अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें कोई दिक्कत ज्यादा लेने की जरूरत, क्या पढ़ना है ये मैटर करता है। आप खनिज आपने उद्योग पढ़ना शुरू किया और सवाल जो आ रहा वो नहीं पढ़ रहे हो, ना पढ़ रहे हो भारत के लेवल में कोई संस्थाओं के बारे में, कोई जरूरी नहीं है। जहां से सवाल उठ रहा है वहां से पढ़ना पड़ेगा। फिर पॉलिटी को मैंने तो पढ़ा नहीं था, 3 सवाल मेरे सही हुए थे, 5 सवाल आते हैं इसमें से। इसमें आपका थोड़ा सा अवेयरनेस क्या है, वो अवेयरनेस मायने रखता है। अवेयरनेस को ज्यादा ध्यान में रखना है, डेली जो करंट अफेयर्स की घटना है उस पर फोकस रखना है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की संरचना है उसको आपको एक बार रीडिंग मार लेना है। रीडिंग कहां से मारना है, चाहे कोई भी बुक्स लेके रीडिंग मार लेना है। उसमें नोट्स हो किसी के तो भी ठीक, किसी कोई बुक हो तो भी ठीक, इसमें आपको ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं। मैं इसमें आपको कहूंगा कि 2 सवाल सही होंगे, क्योंकि थोड़े से राजनीति के सवाल है वो प्रैक्टिकली ज्यादा आते हैं, और प्रैक्टिकली सवालों में अपन थोड़े से सैद्धांतिक थ्योरेटिकल ज्यादा रटते हैं। सच बात है, प्रैक्टिकली अपने गलत हो सकते हैं। तो 2 सवाल मैं मान रहा हूं। अब वहां 30 प्लस था, यहाँ पर मैं मान रहा हूं कि 2 सवाल आपके रीजनिंग में, 2 सवाल मैथमेटिक्स में और 2 सवाल सांख्यिकी में, फिर 2 सवाल हिंदी में, न्यूनतम मान रहा हूं हिंदी में, फिर 1 सवाल इंग्लिश में। यदि कोई कर रहा है तो, नहीं तो छोड़ रहा है तो अलग बात है। यदि इंग्लिश छोड़ रहा है वो हिंदी में 3 लेके आ जाएगा। विज्ञान में 4 के 4 मान रहा हूं, 3 तो मान ही लो आप, मेरे 4 में 4 थे। फिर राजस्थान का भूगोल है, इसमें मैंने 3 माना है न्यूनतम विद्यार्थी के लिए। फिर राजनीतिक भूगोल में 2 माना है। अब आप इसका काउंट करिए कितने में, 2 4 6 8 8 9 3 12 12 3 15 और 2 17। अब 30 और प्लस 17 ये 47 तो न्यूनतम मार्क्स है। न्यूनतम सवाल आप 47 तक सवाल सही कर सकते हो, लेकिन इस रणनीति से आप यदि सही टू द पॉइंट पढ़े तो 50 प्लस सवाल आपके सही हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, फर्स्ट पेपर में ज्यादा जो ध्यान देते हैं उसके चक्कर में अपना जो सेकंड पेपर है उस पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना, और इसमें जो टॉपिक है उस टॉपिक से बाहर मत जाना, ये बहुत ईजी हो जाएगा आपका। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि इस चीज को मैं आपको समझाऊं, और भी अधिक जानकारी चाहिए और समझ में आपको नहीं आया है तो मैंने आपके लिए, आप दोस्तों के लिए, हेल्प के लिए मेरे नंबर है वो सार्वजनिक कर रखे हैं। उन नंबर पर आप मेरे मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हो और मैं आपको इस बारे में कंप्लीट जानकारी दे दूंगा, कोई नोट्स वगैरह अवेलेबल करवा दूंगा। लेकिन एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपसे ये रहेगी कि यूट्यूब चैनल जियोग्राफी पॉइंट बाड़मेर उसको सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में मुझे बताएं कि आपको मुझे रणनीति मैंने जो बताई वो रणनीति कैसी लगी, और आपको भविष्य में किसके बारे में रणनीति के बारे में चर्चा करनी है उसके बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। धन्यवाद।